गुड मॉर्निंग दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम अपनी अगली वीडियो। और मैं दिव्यांश श्रीवास्तव स्टार्ट करता हूं। देखिए, मैंने लगभग वर्णमाला के काफ़ी ज़्यादा पोर्शन करवा दिया है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो स्वर और व्यंजन मैंने क्लियर कर दिया है। घोष और अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण से भी रिलेटेड वीडियो मैंने डाल दिया है। साथ में उच्चारण स्थान भी मैंने बता दिया है। तो इन सबका जो ओवरऑल प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो हमें टेस्ट पेपर के थ्रू करवाना है। और हम आपको देखते हैं कि आप हमारी अगर सारी वीडियो देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैं लगभग 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। एक बुक है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की। इस बुक से लगभग 100 प्रश्न आपको मिलेंगे। 50-50 करके आपको एक बार में वीडियो प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और ये जो बुक है इसके राइटर हैं सुमित्रा त्रिपाठी जी, जिन्होंने दिल्ली से MA MPhil की डिग्री ली है, नेट क्वालिफाई है। तो इनकी बुक है। इसी बुक से हम करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर आ है। उच्चारण के आधार पर ह्रस्व आ है, कौन सा है? ओष्ठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या कंठ है? तो आप बताइए कौन सा है? जी बिल्कुल, इसका डी ऑप्शन सही होगा। कंठ ध्वनि है या कंठ स्वर है। क्यों? क्योंकि जो ह्रस्व आ और दीर्घ आ होता है ये कंठ से बोला जाता है। मैंने उच्चारण स्थान में इसको अच्छे से समझाया है, क्योंकि मैंने कहा था कंठ ने कहा क, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, हा और विसर्ग, इन सब का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, पूरे का वर्ग का, है ना। अगला जो प्रश्न है वो है, कह रहा है या र ला वा। या र ला वा व्यंजनों को कहते हैं। व्यंजनों को कहते हैं। पहला ऑप्शन स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो या रा ला वा है ये अंता बुआ के मैंने बताया था 4 बच्चे। अंतस व्यंजन के 4 वर्ण या रा ला वा हैं, तो इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसे मैंने अल्प प्राण महाप्राण में अंता बुआ के 4 बच्चे बताया था। और ऊषा बुआ के 4 बच्चे तीनों शा और हा हैं। चलिए अगली बात करते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उसे अघोष कहते हैं। समझ रहे ना? मतलब स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती तो अघोष, झंकृत होंगी तो घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। समझ गए ना? अगली बारी आती है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है शा, श, श, ह। आपको वीडियो के बगल में आपको प्रश्न दिख रहे होंगे, तो उस प्रश्न में देखते जाइएगा और मैं जो बोलता हूँ उसको सुनते जाइएगा और अपना आंसर बोलते जाइएगा। फिर त, थ, द, ध, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ। उसके बाद है च, छ, ज, झ। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो मैंने कहा था ऊष्म व्यंजन मतलब उषा बुआ, और उषा बुआ के 4 बच्चे तीनों शा और हा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, श, श, श और हा। अगला आता है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में से किससे संबंधित हैं? कह रहा महाप्राण ध्वनियां होती हैं वो प्रत्येक वर्ग या व्यंजन वर्ण में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पहले और दूसरे से संबंधित है, दूसरे और तीसरे से, दूसरे और चौथे से, पहला और चौथा। मैंने ये बात भी बताई थी कि अल्प प्राण जो होता है वो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण मतलब विषम, जबकि सम जो होता है वो महाप्राण। तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, दूसरा और चौथा। फिर अगला प्रश्न है अर्धस्वर। मैंने बताया था कि जो अंतस व्यंजन के 4 बच्चे थे उनके चारों के अपने अपने गुण हैं, तो उसी में ध्यान रखना है। या रा ला वा यही चारों अंतस व्यंजन थे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है या, रा, मा, ला। तो आपको मैंने बताया था या और वा ये दोनों अर्ध स्वर हैं। या और वा अर्ध स्वर हैं। रा को मैंने लुंठित या प्रकंपित वर्ण बताया था, जबकि ला को बताया था कि प्रयत्न के आधार पर क्या है? पार्श्विक ध्वनि है या पार्श्विक व्यंजन है। अगला सेम प्रश्न आ गया, तो इसका क्या सही होगा? या सही होगा, या। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो आपको आंसर मिल ही गया होगा, इससे पहले ही मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया था। वैसे फिलहाल मैं बोल दे रहा हूं, प्रकंपित, उच्छिप्त, संघर्षशील मतलब संघर्षी और पार्श्विक। तो मैंने बताया था कि प्रयत्न के आधार पर ला को क्या माना जाता है?
पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा अमात्रिक शब्द है जिसपे कोई मात्रा नहीं लगा है। तो कारखाना, अमिताभ, कलरव और चहचहाना। तो कलरव शब्द ऐसा है जिसपे कोई मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रही। क्या कोई मात्रा दिख रही है? नहीं दिख रही है। आगे बात करते हैं, छ वर्ण किस योग से बना है। छ से क्षत्रिय वर्ण किस योग से बना है। तो बिल्कुल छ जो होता है वो संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बना है। तो छ जो है ऑप्शन दे रहा है का और शा से, का और चा से, का और छा से, का और शा से। तो का और मूर्धन्य सा, का हलन वाला प्लस मूर्धन्य सा के योग से, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। अगला आता है कि हिंदी शब्दकोश में अन तथा आहा किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के साथ आता है। ध्यान दीजिए, अभी शब्दकोश मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन फिलहाल जान लीजिएगा कि मैंने छत्रंग्या जो बताया था इसके लिए मैंने बताया था शब्दकोश में का प्रयोग होता है। जबकि अन आह जो होता है वो प्रत्येक कोई भी वर्णमाला आ से स्टार्ट होता है उससे पहले ही अन आह के वर्ण आ जाते हैं। तो देखिएगा, पहला है आह और बड़ा मतलब दीर्घा। तो आंसर होगा हरस्व आ के साथ आता है, अन और आ मतलब अयोग हुआ। अगला, निम्न में से महाप्राण ध्वनियां हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, महाप्राण क्या होता है, जो चाचा के बाद बच गया था वो सारा महाप्राण में आया था। चाचा से बचा क्या था, दूसरा और चौथा वर्ण, यही तो बचा था। तो बिल्कुल दूसरा और चौथा वर्ण चाचा से बच गया था। ऑप्शन देखते हैं हम, थ क व च, थ क व च। अब देखिए, अगर एक एक ऑप्शन की बात करते हैं तो था जो है वो त थ दूसरे नंबर पे आया, मतलब इसके चांसेस हैं, ये है भी सही। अगला जो है वो है का पहली ध्वनि है जो कि अल्प प्राण है, तो ये गलत हो जाएगा। वा तो अंतस व्यंजन है, अंतस व्यंजन अल्प प्राण होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। साथ में चा भी पहला वर्ण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो महाप्राण क्या है, थ से थर्मस। आगे बारी आती है, निम्न में से कौन सा दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण है तो बिल्कुल दंतव्य मतलब जो दंत की से बोला जाता है। तो मैंने तसला शब्द याद करवाया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है य च त उ, य च त उ। बताइएगा क्या होगा। तो देखिए, या जो होता है इचु यसा नाम तालु, तालु से बोला जाता है। चा जो है वो तालु से बोला जाता है। या जो तालु से बोला जाता है, चा तो तालु से बोला जाता है, ता जो है वो ताला दंतव्य है क्योंकि तसला में ता आता है, तो ता दंतव्य है। और ऊ जो होता है ये ऊ ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए जो है ता आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ से घर का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन है मूर्धा, कंठे, तालु, दंते। देखिए, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, प्रश्न को फिर तुरंत मैं आंसर दे रहा हूँ, तो आप जैसे ही मैं बोलूँ आप तुरंत आंसर दे दें। और इनकेस उनके लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो होगी जो प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो मैं कॉन्सेप्ट भी बताता चल रहा हूँ। इनकेस आपको लगता है कि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप पीछे की मेरी वीडियो देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, या फिर उतनी चीज़ें आप समझ जाएंगे। चलिए, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। मूर्धा, कंठे, तालु, दंत। बताइए। तो बिल्कुल घा का उच्चारण स्थान कंठ होगा। क्यों होगा, आप मन में सोच लीजिए। देखिए, यहाँ पे कोई सॉल्व करने वाली चीजें हैं नहीं कि आपको टाइम लग सकता है। मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, प्रश्न आपको बकायदे शीट पे दिख भी रहा है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आप वहां से देखते रहें और मेरी बातों को सुनते रहें। अपने मन में क्या करें, बस सिर्फ उसका आंसर जो है अपने मन में रख लें कि हाँ ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग सही लग रहा है, और जो मैं बताऊं उसको आप मिलाते जाइए, बस वही अच्छा होगा। फिर जो घा है वो घा आता है का वर्ग में, और का वर्ग पूरा कहाँ से बोला जाता है, का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है। बिल्कुल। आगे आते हैं नेक्स्ट
पूछता है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। ऑप्शंस हैं ख, थ, च, ह। ख, त, थ, च, ह। तो आप देखिए ख दूसरे पे आता है तो ये महाप्राण हो गया। च, ख के बाद था आया, था भी दूसरे पे आता है, ये भी महाप्राण हो गया। चा और फा भी दूसरे पे आता है, ये भी महाप्राण हो गया। चा पहले पे आता है और ये अल्पप्राण हो गया। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगला बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 15 की ओर। कह रहा है 15वां प्रश्न है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा स्पर्श व्यंजन होते कौन से हैं, सारे वर्ग, पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन है। तो व्यंजन सॉरी का स्पर्श व्यंजन है, चा स्पर्श व्यंजन है, टा स्पर्श व्यंजन है, जबकि या स्पर्श व्यंजन नहीं, वो अंतस्थ व्यंजन है। इसलिए आपको डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि क्या नहीं है। अगली बारी आती है 16 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि बताइए हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा है। देखिए जब 3-4 बातें एक साथ इंक्लूड करके देता है तब हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम घोष भी देख रहे हैं उसमें महाप्राण भी देख रहे हैं, उसमें स्पर्श व्यंजन का भी ख्याल रख रहे हैं। तो देखिए ये निकालने में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका प्रश्न सीमित हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे टाइप के प्रश्नों को देखिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए, ऐसे टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले उच्चारण स्थान पे जाएं, मतलब पांचों स्पर्श व्यंजन, ताकि आपका जो आंसर है वो पांचों में से ही सिमट जाए, 5 ही लेटर होंगे। तो सबसे पहले करा ओष्ठ व्यंजन, अंत में देखिए ओष्ठ व्यंजन कह रहा है, तो ओष्ठ के थ्रू आता क्या है, प, फ, ब, भ, म। इसका मतलब है इन पांचों में से ही कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा, जो भी कह रहा है। साथ में कह रहा है ओष्ठ के साथ महाप्राण होना चाहिए। महाप्राण जो व्यंजन होता है वो दूसरा और चौथा होता है, मतलब अब ऑप्शन आपका 2 में ही सिमट गया। साथ में कह रहा है उसके साथ घोष भी होना चाहिए। घोष क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इतने में से बताना है, तो इतने में से क्या होगा, भा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भा। तो एक मैंने बता दिया है, आगे अगर प्रश्न आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें ऑप्शन दे रहा था भा, थ, हा, तो भा आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियां जो तालु से बोली जाती हैं, तो पहला आते हैं त, च, छ, ज, झ। तो ये है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है पा, फ, ब, भ। सी ऑप्शन है त, थ, द, ध। और डी ऑप्शन है ट, ठ, ड, ढ। तो आप ध्यान दीजिएगा, इचु यशा नाम तालु, या मैंने कहा था चल सैया 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 सैया, तो तालु से चल सैया, तो शा चा वर्ग पूरा पूरा कहां से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे च, छ, ज, झ, ये सारे वर्ण क्या हैं, तालु से बोले हैं, तालव्य हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही। अगला आते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। सेम ऐसे ही प्रश्न है, आप सॉल्व करिएगा। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, मैं बोल दे रहा हूं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत ध्वनि कौन सी है। 18 नंबर प्रश्न, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन कौन सी है, कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दे रहा है भा, ठ, थ, ह। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भ, ठ, थ, ह। तो दंत व्यंजन में क्या आता है, दंत से तावर्ग बोला जाता है, थ, द, ध, न। तो आपको इतने में ही आंसर सिमट जाएगा, त, थ, द, ध और न। इतने में ही आपका आंसर सिमट गया, 5वां ही आंसर आएगा। अगला देखिए महाप्राण भी कह रहा है, तो महाप्राण क्या होता है, दूसरा और चौथा होता है। इसको इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। साथ में स्पर्श होना चाहिए, तो स्पर्श व्यंजन है ही सारे। घोष भी होना चाहिए, घोष का मतलब क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध। ध आपका आंसर। और धा मतलब ऑप्शन में धा तो है नहीं, भा है, था है, था है और हा है। तो इसको जो धा है उसी को हम था को धा बना लेंगे, वही धा होगा। साथ में अगर हा हो सकता है, क्या देखते हैं, हा जो है वो दंते नहीं है, हा जो है वो कंठ से बोला जाने वाला है, तो गलत। इसका धा आप कर लीजिएगा सी ऑप्शन, बाकी
था गलत है। आगे कौन सी 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा प्लस 11 स्वर, उसके साथ साथ अंतबुआ आती है। अंतबुआ के 4 बच्चे, यारा ला वा। स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए है वा, ऑप्शन बी है बा, फिर रा और ला। तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ध्यान रखना अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन होता क्या, या रा ला वा होता है। तो इसमें देखो वा है, बा नहीं है, बा ओष्ठ व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा, बा ओष्ठ व्यंजन स्पर्श व्यंजन में आएगा, जबकि रा और ला भी क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन। इसका बी ऑप्शन सही होगा, बा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। फिर 21वां नंबर प्रश्न है कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या है। दा जो होता है वो कहाँ से बोला जाता है, यही पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा दंते, तीसरा कंठे और चौथा ओष्ठे। आपको बताना है तालव्य, दंते, कंठे, ओष्ठे। तो आपको दा ऑप्शन दिया है, दा मतलब पूरा पूरा ता वर्ग। ता वर्ग कहाँ से बोला जाता है, दंत से। तो बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही होगा, दंते। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार, तो शब्दकोश नहीं पढ़ाया गया है, तो इस प्रश्न को यहीं स्किप करते हैं, इसको अगले में देखेंगे। फिलहाल मैं आंसर बताना हो तो बता देता हूं, लेकिन फिलहाल कोई मतलब नहीं जब तक मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 22 नंबर पे आते, 23 नंबर पे आते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द है कृपा, तो कृपा में री है। फिर कृष्णा, कृष्णा में भी री है। ऑप्शन देखते जाइएगा, दृष्टि और रिवाज, तो चारों में से कौन सा शब्द है, रिवाज। रिवाज शब्द में री नहीं है। अगला, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग जो है वो अयोगा के अंतर्गत आते हैं, जो कि ना तो पूरी तरह स्वर हैं और ना ही पूरी तरह व्यंजन। मतलब जो अनुस्वार अन और अहा है, ये व्यंजनों के साथ स्वर की तरह प्रयोग होते हैं और स्वर के साथ व्यंजन की तरह प्रयोग होते हैं। इसलिए क्या है, इनको ना तो स्वर में रखा गया है ना पूरी तरह व्यंजन में। चलिए कह रहा है कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि है, स्वर तंत्र स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि है, तो बिल्कुल गलत है। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां हैं, तो ये भी व्यंजन के साथ आने बाद आने वाली ध्वनियां हैं, तो गलत। स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनि है वो क्या होता है, अनुस्वार होता है। इसका 24 का ए ऑप्शन सही है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। 11 स्वर हैं आपके मूलतः, 11 स्वर मूलतः नहीं कह सकते, लेकिन कुल जो ऐसे स्वर हैं वो 11 हैं। उनमें फिर उसके बाद 2 और जोड़ के 13 हो जाता है। 2 कौन सा है, अन और अह। ठीक है, कौन सा 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर कह रहा है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ओष्ठ में क्या क्या आता है, पा, फा, बा, भा, मा, यही तो आता है। फिर उसके बाद ह्रस्व और दीर्घ ऊ आता है। उसके बाद अ, मतलब जो आगत स्वर का है वो आता है। ऑप्शन में देते हैं ओष्ठ नहीं होना चाहिए, तो देखिएगा पहला ऑप्शन है मा, बा, ऊ मतलब दीर्घ ऊ और बड़ा आ। तो आपका आंसर क्या होगा, दीर्घ आ, बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि दीर्घ आ जो है वो ओष्ठ नहीं होके क्या है, कंठ है, बिल्कुल। आगे देखते हैं 26 नंबर, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, घोष मतलब सघोष, और सघोष जो होता है वो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है। साथ में सघोष में हा आता है और उसके अलावा क्या आता है, ऊसा हुआ, सॉरी अंतब हुआ, मतलब या रा ला हुआ नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला रा, तो रा अंतब हुआ की बच्चा है, तो इसलिए आएगा, होता है ये घोष। ता, तो ता जो होगा वो क्या होगा, चूंकि घोष पूछ रहा है, घोष और घोष तीसरा, चौथा, 5वां होता है, तो रा नहीं, ता नहीं होगा। जबकि सा होगा, सॉरी शा नहीं होगा। और डा, डा ठा डा, डा तो होगा, रा होगा, पहला नहीं होगा, 3। इसका आंसर दे रहा है कि ता जो है वो नहीं है, जबकि इन्होंने सा दिया है, तो देखा जाए तो सा भी क्या नहीं है, घोष वर्ण नहीं है। आगे देखते हैं, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण एक अनेकार्थी शब्द है। इसका अर्थ कौन सा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, रंग,
आकाश, जाति और अक्षर। तो बिल्कुल वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का अक्षर जाति भी होता है, वर्ण का अक्षर रंग अक्षर भी होता है, लेकिन वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या आप यहाँ पे बी ऑप्शन लगा देंगे, सही है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अब देखिए अगला 28 नंबर प्रश्न पे आएंगे। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अल्पप्राण ध्वनियों का जो समूह है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है क, ग, ख, ग। अगला च, ज, ञ। अगला त, थ, न। फिर ट, ठ, अण। तो आप बताइएगा ध्यान से कौन सा होगा। जी बिल्कुल सही होगा च, ज और ञ, क्योंकि च पहला वर्ण, ज तीसरा वर्ण और ञ पांचवा वर्ण है, और पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण ही क्या होता है, अल्पप्राण होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। ध्वनि है नहीं पूछ रहा है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब है एक कोई ध्वनि होगी जो मूर्धन्य नहीं होगी। मूर्धन्य होती कौन कौन सी है, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था पूरा पूरा टा वर्ग और ऋषि कपूर का ऋषि याद रखिएगा, एक रा से ऋषि, एक री से ऋषि, समझ ना, मूर्धन्य सा इतनी बातें करते हैं। देखिए पहला जो है वो है टा, तो टा वर्ग में टा आता ही है, सिंपली ये तो है मूर्धन्य। ठा भी मूर्धन्य है, ढा भी मूर्धन्य है, और ढा जो दे रहा है, ढा मतलब उच्छिप्त व्यंजन, और उच्छिप्त व्यंजन जो होता है वो अल्पप्राण सॉरी अल्पप्राण नहीं पूछ रहा है, अल्पप्राण ढा होता है जी, अल्पप्राण नहीं, महाप्राण होता है ढा। मैंने कहा था पेड़ वाला ढा जो होता है वो अल्पप्राण में आता है, ये अल्पप्राण है, जबकि ये क्या है, महाप्राण है, समझ रहे हैं ना ढा। तो महाप्राण ध्वनि है इसलिए वो गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अल्पप्राण ध्वनि है? फिर से अगला प्रश्न है, अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? तो का, ख, ग, घ, ध। तो का, ख, घ, ध। तो ध्यान रखिए अल्पप्राण ध्वनि का है, पहला वर्ण, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं 31 नंबर प्रश्न पे, कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ व्यंजन के 4 बच्चे या अलावा हमें देखना है, वा दे रहा है, बा दे रहा है, रा और ला दे रहा है, तो बा हमारा आंसर सही होगा। बा नहीं होता है क्योंकि बा ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है ना, और स्पर्श में आता है, स्पर्श व्यंजन में आता है, ओष्ठ ध्वनि है। फिर क्या दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? अगला प्रश्न है 32 नंबर की, जो दा ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो आप दिमाग में सोचिए दा कहाँ से आता है, बिना ऑप्शन के लगा सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन देख लीजिए, तालब्य, दंते, कंठे और ओष्ठे। तो आप देखिए दा जो होता है वो ता वर्ग में आता है, जिसे दंते में लेते हैं, तो दंते है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ओ और आओ अगर स्वर में हम देखें तो स्वर में संयुक्त दीर्घ स्वर हैं, ये तो है, तो संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। फिलहाल यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दे रहा है तालब्य, दूसरा दे रहा है मूर्धन्य, दूसरा तीसरा दंतोष्ठ है, चौथा कंठोष्ठ है। तो ओ और आओ जो होता है कंठोष्ठ होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था ए दैते कंठ तालु उदौतो कंठोष्ठा वकारस्य दंतोष्ठम। तो उदौतो जो होता है ओ आओ कंठोष्ठा से बोला जाता है, तो कंठ और ओष्ठ के हल से बोला जाता है, तो बिल्कुल सही। अगला, निम्न में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष भी है और अल्पप्राण भी है, तो ध्यान दीजिएगा अघोष और अल्पप्राण में कॉमन क्या होता है? अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा, ध्यान दीजिए पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, जबकि पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पहला वर्ण, मतलब ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पहला वर्ण है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है झ, ठ, ज, का और ता। तो डी ऑप्शन, का भी पहला वर्ण है और ता भी पहला वर्ण है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो आपके 34 क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग 6 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए मैंने थोड़ा जल्दी करवाया है क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो कि आप बोर हो जाएं। आप मेरे बोलने के साथ साथ ही समझने के प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे आप गेस करके लगा लेना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मेरे साथ साथ ही अपनी चीजों को रिवाइज करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो फिर गलत नहीं होगा। आपको हम जब भी टेस्ट सीट प्रोवाइड कराएंगे या फिर हम
और लाइव क्लासेस जाएंगे तो आपको बाकायदे पूरा मौका दिया जाएगा शुरू करने का। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप मेरे साथ साथ अपना रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अब सारा वर्णमाला हो चुका है, द्वितीय व्यंजन नहीं हुआ है तो द्वितीय व्यंजन अभी हम करवाएंगे। फिलहाल इतना आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, वर्णमाला किसे कहते हैं। 35 नंबर प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला, वर्णों शब्द समूह को। बी ऑप्शन, वर्णों के संकलन को। सी ऑप्शन, शब्द गणना को। चौथा डी ऑप्शन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो मैंने बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। हिंदी की श ध्वनि है। श मतलब देखिए प्रश्न में कौन सा सा है, ये कहाँ से बोली जाती है यही पूछा जा रहा है। श ध्वनि है तो कौन सी ध्वनि है, तो आपको देखते हैं ऑप्शन ए मूर्धन्य, दूसरा तालव्य, फिर दंत्य और ओष्ठ्य। तो आप ध्यान दीजिएगा, चल सैया तालु से बोला जाता था। सैया मतलब आप पहले छोटे थे तो छैया 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 था। मैंने कहा था आप बड़े हो गए हैं तो बड़ा सा प्रयोग होगा, छैया की जगह पे सैया हो जाएगा। शाह में कौन सा, बड़ा सा, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं तो बड़ा सा तालु से बोला जाता है, तो इसको तालव्य शाह भी बोलते हैं। तो आप बिल्कुल शाह को आप उनके उच्चार स्थान से ही प्रोनाउंसिएट करके उसका नाम दिया करिए, तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह और दंती शाह या दंतव्य शाह। तो आप इजीली आप उनके उच्चारण स्थान को याद रख पाएंगे। उसके बाद 37 नंबर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है या वर्ण है। तो ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई सही है। अगला है हिंदी की बा ध्वनि है। बा से बकरी, बा से बुलबुल। तो जो भी आप याद रखना चाहें जैसे भी, तो बा कहाँ से बोला जाता है, तो बा अगर बोलते हैं तो ओष्ठ दोनों मिलते हैं, बा ओष्ठ मिले, इसका मतलब क्या है, बा ओष्ठ से बोला जाता है। ऑप्शन देखिए दंत्य, ओष्ठ, तालव्य और वर्ष से। वर्ष ध्वनिया मैंने नहीं बताया है तो ध्यान रखिएगा, वर्ष ध्वनिया वो होती हैं जो मसूड़ों की हेल्प से बोली जाती है, मसूड़ों की मदद से बोली जाती हैं। आप ध्यान रखिएगा, ना, रा, ला ऐसे वर्ण हैं जो वर्ष ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर भी करवाया गया था, तो आपके इससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रश्न मिलेगी। निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का वर्ग है। मूर्धन्य ध्वनियों का बताना है। ऑप्शन है च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, त, थ, द, ध। तो आप देखिए टा वर्ग पूरा पूरा मूर्धा से बोला जाता था, तो आप क्या याद रखें, टा, ठ, ड, ढ, मतलब बी ऑप्शन सही। देखिए बहुत ज्यादा आप एकदम कहते नहीं कि इमोशनल होके पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोरिंग फील होता है। तो आप अपने दिमाग में खुराफात तो नहीं कह सकता मैं, बट ये कह सकता हूँ कि आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करा करिए। लेकिन सारी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मजाक में भी नहीं लेंगे कि आप खुश रहने के लिए मैंने बोला तो आप खुश रहें। लेकिन बहुत ज़्यादा बोरिंग पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती है। आप 10 मिनट पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट आराम कर लें, फिर भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता 1-1 मिनट पढ़िए, मतलब मेरे 10 मिनट का मतलब है आप जितना आपकी कैपेसिटी हो, एक बार जितना मन लगे उतना ही पढ़िए। मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा इधर उधर घूम लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ें। पढ़ना लेकिन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट, निम्न से कौन सी दंत्य ध्वनि है। दंत्य जो होता है वो पूरा पूरा कहाँ से बोला जाता है आप जानते ही हैं, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ का, छ, ता, पा। का, छ, ता, पा। तो बिल्कुल तसला से बोला जाता है दंत्य, तो ता आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन इसका क्या है, सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंत्योष्ठ है। दंत्य और ओष्ठ के से बोला जाता है, तो वकारस्य दंतोष्ठम। ऑप्शन देखिएगा, था, फा, मा, वा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, वा। बिल्कुल वा सही होगा, क्योंकि वकार से दंतोष्ठम, वा जो है वो दंत्य और ओष्ठ की मदद से बोला जाता है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्वर समवृत्त है। तो मैंने समवृत्त के लिए याद करवाया था उई सम। उई सम मतलब ह्रस्व और दीर्घ उ और ह्रस्व और दीर्घ ई समवृत्त में आता है। तो देखिएगा, दे रहा है दीर्घ आ, गलत है, औ गलत है, ह्रस्व ई और ऐ, तो ह्रस्व ई क्या होगा, समृद्ध स्वर में आएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 32, 33, 34 या 35। तो कहीं कहीं आपको 35 मिलता है, कहीं कहीं 33 मिलता है, लेकिन 33 ही आयोग मानता है, तो आप 33 लगा दीजिएगा।
35 में आपको द्विगुण व्यंजन मिला के, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन जो ढा ढा होता है, ये मिला के 35 हो जाते हैं, लेकिन इसे कंसीडर नहीं, कहीं कहीं आपको लुसेंट वगैरह में कंसीडर करके मिलता है कि 35 होते हैं, लेकिन आयोग ने कई बार क्वेश्चन पूछा है और सब हर बार वो 33 ही मानता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? मतलब चा और छा कहाँ से बोले जाते हैं? आपको भली भांति उच्चारण स्थान देखा होगा तो याद होगा। पहला तालु, मूर्धा, ओष्ठे, कंठे। तो बिल्कुल कहाँ से बोला जाता है? तो तालु, मूर्धा, ओष्ठ और कंठ। तो दे क्या रहा है? दे रहा है कि बताइए उच्चारण स्थान कौन सा है? चाचा हो गया है वर्ण, चा छा का उच्चारण स्थान, तो चा चल सैया 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 तालु से ही तो बोला जाता है, तो चा और छा जो है वो तालु, मतलब ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। देखिए जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, तो आप कंटिन्यूटी बनाइए, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ। मैं बताऊँ, मैं पूरा दिन बिजी मेरा शेड्यूल रहता है, सुबह 7 बजे से 6 बजे से लगभग 9 बजे तक, तब भी मैं टाइम निकाल के बीच में ही जो मेरा टाइम होता है लंच का, उसी टाइम के दौरान मैं वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि आज तो संडे है, तो संडे को मैं बना रहा हूँ वीडियो। टेट, सीटेट, सुपर टेट और यूपीएसआई वाले ध्यान दें। देखिए आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को ऐसा मत रखिए कि जैसे आप नोट्स बनाने में एकदम बिजी हैं कि आपको बहुत अच्छा सा पढ़ाया जा रहा है। मैं मानता हूँ हर टीचर अपने आप में बेस्ट देने की कोशिश करता है, तो आपको बेस्ट मिल रहा है, उसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कैन मेक सम मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आप, और किसी चीज़ का सहारा लेना छोड़िए, आपको ऑप्शन नहीं भी मिलता है तब भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, तब आप बेहतर बन जाएंगे। समझ रहे ना? और ये भी मत सोचिए कि नहीं नहीं अभी तो कुछ पेपर ही नहीं आया तो अभी हम तैयारी नहीं करेंगे। आप अपने आप को एकदम कहते हैं ना कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है करता है, तो आपको खुद को अपने जो कैरियर है, अपनी लाइफ है, उसको एक आकार देना है। तो आप मेहनत करते रहिए अपने आप को। कोई ज़रूरी नहीं कि जब हम तभी तैयारी करने बैठे जब कल एग्ज़ाम हो, है ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, अपने दिमाग में चीज़ें रखिए, एक पेज ही पढ़िए, लेकिन वो दिमाग में, नोट्स में नहीं। अदरवाइज ये होता है ना कि मैंने नोट्स में सारी चीज़ें लिखवा दी हैं और नोट्स से ही सारे क्वेश्चन आ भी गए, लेकिन जब हमारे स्टूडेंट में वो बातें उनके माइंड में है ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी आप पढ़िए अपने माइंड में रखिए। फिलहाल जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहाँ, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई या कौन सा आपको अपवाद लगता है, कोई हो सकता है क्वेश्चन आपको अपवाद लग रहा हो कि सर इसका ये होगा, तो उसको भी मैं क्लियर करूँगा, आप कमेंट करिएगा। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो 45वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है इसने। स्वर है तो ए, ला, का और री। री भी दे रहा है, जबकि देखिए स्टार्टिंग में री को भी स्वर माना जाता था। पहले कुल 15 स्वर थे, जिसमें दीर्घ री और री भी शामिल था। इसीलिए री को हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य स्वर कहा जाता है। पूछता है कि री कौन सा है, तो मूर्धन्य स्वर है। लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, 13 था, 13 बचा, 13 से अब 11 बचे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब उसको स्वर में कंसीडर नहीं किया जाता है, नहीं लिया जाता है, इसलिए आप री को नहीं मानेंगे। तो इसका आंसर होगा ए। अगला ए ऑप्शन सही होगा। 46 पे आते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ कहाँ से बोला जाता है? ऑप्शन है दंते, कंठे, मूर्धा और कंठोष्ठ। तो ओ जो होता है भैया कंठ और ओष्ठ, उदौतो कंठोष्ठा इदते कंठ तालु, तो ओ है तो वो कंठोष्ठ से बोला जाता है, मतलब इसका ऑप्शन होगा डी। 47 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा अंतस व्यंजन है? अंतस व्यंजन या, रा, लावा होता है। आप ऑप्शन में देखिए, पहला है ड, नहीं है, या सही है, सा नहीं है, ट नहीं, तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है आपको पहचानना है। ह्रस्व आ, ह्रस्व उ, ए और ज। तो आपका ऑप्शन जा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन होगा जो कि स्वर नहीं है। 49 में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो अगर कुल स्वर आता है तब भी आप 11 लगाइएगा, स्वर आता है तब भी 13 मत लगाइएगा। तो स्वरों की कुल संख्या 11 है। घा और 50वां और आज इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? घा का उच्चारण स्थान शायद एक प्रश्न हो चुका था ये। घा बोला कहाँ से जाता है? तो घा जो होता है वो वर्ण, का वर्ग के अंतर्गत आता है घा वर्ण, और का वर्ग के अंतर्गत आया तो का वर्ग पूरा पूरा कंठ से बोला जाता है। इसका मतलब घा का उच्चारण स्थान कंठ है। इसमें दे रहा है मूर्धा,
कंठे, तालु और दंते, तो आंसर क्या होगा कंठे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो में आपने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, आप बिल्कुल नीचे कमेंट जरूर करिएगा। केयरफुली देखिए, मैं आपको 4-5 बुक जो भी मेरे पास है मैं बताता रहूँगा किस बुक से है। आज मैंने ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन सुमित्रा त्रिपाठी जी के बुक से करवाया है। कल मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर बुक कह सकते हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा है, आदित्य पब्लिकेशन की, उससे भी क्वेश्चन करा दूंगा। सेम ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होगा, थोड़ा बहुत अलग होगा, बाकी वही क्वेश्चन ये भी डाले, वही क्वेश्चन वो भी डाले हैं, तो आप कह सकते हैं दोनों में सिमिलर है। आगे फिर मैं लूसेंट से भी करवा दूंगा आपको, लूसेंट की वर्णमाला में जो भी आपके क्वेश्चन गिवन है। फिर उसके बाद जो रह जाता है, अच्छा अरिहंत की भी बुक है मेरे पास, उससे भी क्वेश्चन करवा देंगे। कुल मिला के ओवरऑल मैं आपकी वर्णमाला को इतने अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा कि आप मतलब उसमें कुछ डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ रह जाता तो आप बिल्कुल पूछेगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी डाल दूंगा। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगला भी आपका जो प्रश्न के लिए होगा, क्वेश्चन आंसर का वर्कशीट ही होगी अगले 50 प्रश्नों के लिए। तो 100 प्रश्न आपके ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन से होगा, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। थैंक यू क्लास।